हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स के शेप को हमने डिस्कस नहीं किया है उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मेनली द क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर। मेनली जो क्वेश्चन होता है वो या तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर होगा या तो क्वांटम नंबर्स पर होगा। तो बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए बात करते हैं पहले रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रिमेनिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के शेप के बारे में। एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल इन शेप, जबकि पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डम्बल इन शेप। ठीक है, एस ऑर्बिटल कैसे हैं? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल्स कैसे हैं? डम्बल शेप के हैं। पी ऑर्बिटल्स के अंदर तीन एक्सिस होगी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सभी एक्सिस में लोब्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है और हर एक्सिस का अपना एक नोडल प्लेन होता है पी के केस में, है ना। पी के केस में सब में सभी एक्सिस का अपना एक एक नोडल प्लेन होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने बात किया था। और तीनों एक्सिस की एनर्जी जो है पी में सेम होती है एंड इट इज कॉल्ड डीजनरेटेड एक्सिस। तीनों एक्सिस की एनर्जी सेम होती है एंड एक्सिस ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजनरेटेड एक्सिस। और जिन एक्सिस की एनर्जी सेम होती है उसे हम कहते हैं डीजनरेटेड एक्सिस। हिंदी में इसको कहते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक। ओके, अब बात करते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो चलिए डी ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। डी ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप वाले होते हैं डी ऑर्बिटल। डबल डम्बल शेप, द्वि डम्बल के आकार के होते हैं, डबल डम्बल शेप। नंबर 2, 5 एक्सिस। और डी के केस में कुल टोटल 5 एक्सिस होती है। जैसे पी में 3 एक्सिस थी ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ऐसे ही डी के केस में कुल 5 एक्सिस है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस कितना है डी के केस में? 5 एक्सिस है। टोटल एक्सिस कितना है डी के केस में? 5। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये टोटल 5 एक्सिस है डी के केस में। इसमें अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना है। पहले जो 3 डी के एक्सिस हैं, मतलब इन केस ऑफ डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये जो डी के 3 एक्सेस हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये जो पहले 3 एक्सेस हैं उनमें जो शेप्स, जैसे ये 90 का एंगल हुआ आपका, ये एंगल है आपका 90, तो इनमें जो लोब्स का कंसंट्रेशन रहता है दिस इज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहले तीनों में जो लोब्स, जैसे ये 90 है तो यहाँ पे लोब्स का कंसंट्रेशन कहाँ है? 45 डिग्री पर है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बुक से सभी के डायग्राम को ड्रॉ करना है। और क्या ध्यान रखेंगे? इन केस ऑफ डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड एक्सेस the electron pair is concentrated or the lobes are concentrated in dxy, dxz, dyz. The axis, the lobes are concentrated at angle of 45 डिग्री। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो 45 डिग्री पर होगी। पहले डी के 3 पहले एक्सेस पर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड एक्सेस पर लोब्स आर कंसंट्रेटेड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस
इट मीन्स इट ओरिएंट्स बिटवीन द एक्सेस, ओरिएंट बिटवीन द एक्सेस, ये एक्सेस हुआ आपका 90, तो बीच में है एक्सेस के ये, इट ओरिएंट्स बिटवीन, इट मीन्स इट ओरिएंट्स बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस। और इन सभी चीजों का हमें आगे चल करके काम पड़ेगा, है ना, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो डी एक्स बाय डी एक्स जेड और डी वाई जेड एक्सेस जो है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लोब्स का है 45 पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहाँ होगी 45 पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 डिग्री पर कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है। और इस कारण से 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज गिरेड एक्सिस, GERADE, हिंदी में भी गिरेड एक्सिस ही बोलते हैं, इट इज नोन एज गिरेड एक्सिस, इसलिए इसको गिरेड एक्सिस भी कहते हैं। सो इट इज नोन एज गिरेड एक्सिस। तो गिरेड एक्सिस में कौन कौन सा आ जाएंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ठीक है। ये तीनों गिरेड एक्सिस है। क्यों कहते हैं इसको गिरेड एक्सिस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 डिग्री के एंगल पर कंसंट्रेटेड होती है, मतलब जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सेस होते हैं, लोब्स आर कंसंट्रेटेड इन बिटवीन द एक्सेस, आर ओरिएंट बिटवीन द एक्सेस, इसलिए ये तीनों यहां से अलग हैं, अलग डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। मतलब अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द कॉमन एक्सेस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा है, अलोंग द कॉमन एक्सेस है, कॉमन एक्सेस है मतलब वो 90 पर ही है ना, लूप्स आर कंसंट्रेटेड एट 90, लूप्स का कंसंट्रेशन कहां पर है 90 पर है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओरिएंट along the common axis, along the common axis, along the common axis, तो लास्ट के दोनों orient along the common axis, dx square y square and dz square orient along the common axis। अब डिफरेंस क्या होगा dx square y square और dz square में, दोनों common axis पे हैं, लेकिन पहले चार जो हैं that is dxy, dxz, dyz, dx square y square आर द डबल डम्बल शेप, ये डबल डम्बल शेप वाले ऑर्बिटल थे, लेकिन डी जेड स्क्वायर नॉट अ डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल। अगर स्पेशली उसके शेप के बारे में कभी पूछते हैं तब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, डी जेड स्क्वायर जो है वो डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल नहीं है, डी जेड स्क्वायर इज नॉट अ डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर की जो सिचुएशन है देखिए वो ऐसी रहेगी, डी जेड स्क्वायर के अंदर एक डंबल है, देयर इज अ डंबल, एक इसके पास डंबल है और एक इसके पास सर्कुलर रिंग है, देयर इज अ डंबल एंड सर्कुलर रिंग, एक डंबल है इसके पास और एक इसके पास सर्कुलर रिंग है। तो ये हुआ इसका जेड एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस और इसके बाद ये इसका एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस पर इसके पास एक सर्कुलर रिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो डी जेड स्क्वायर की कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन डंबल वन सर्कुलर रिंग, वन डंबल वन सर्कुलर रिंग, इसके पास एक डंबल है और एक सर्कुलर रिंग है, वन डंबल एंड वन सर्कुलर रिंग, डी जेड स्क्वायर वन डंबल एंड वन सर्कुलर रिंग। तो डी जेड स्क्वायर के पास एक डंबल है और एक सर्कुलर रिंग है, और ऐसा शेप जिसमें एक डंबल और एक सर्कुलर रिंग रहता है, तो सर्कुलर रिंग के कारण इसको क्या कहते हैं, डोनट शेप वाला ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो विथ प्रेजेंस ऑफ वन डंबल एंड वन सर्कुलर रिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनट शेप ऑर्बिटल। तो डी जेड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड डोनट शेप ऑर्बिटल, डोनट
शेप ऑर्बिटल, डोनट शेप भी बोलते हैं इसको रिंग के कारण, डोनट शेप ऑर्बिटल, ऑल्सो कॉल्ड बेबी शूटर शेप ऑर्बिटल। तो ये dz² की कुछ खास बातें, शूटर शेप ऑर्बिटल। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो डी के पास कुल 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 में से 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें जो लोब्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 45 डिग्री के एंगल पर रहती है, और 3 में ये और 2 में ये अलोंग द कॉमन एक्सेस रहती है, मतलब 90 पर रहती है, 2 में अलोंग द कॉमन एक्सेस रहेगी। और पहले 3 जो ऑर्बिटल हैं दैट इज dxy, dxz एंड dyz, इट इज नोन एज गिरेड ऑर्बिटल। इनको गिरेड ऑर्बिटल भी कहते हैं क्योंकि इनमें लोब्स का कंसंट्रेशन 45 डिग्री के एंगल पर रहता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो सभी फिर से जैसा p के केस में था, सभी p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो यहां पर भी सेम होगा। एनर्जी ऑफ ऑल द d ऑर्बिटल्स आर सेम, एनर्जी ऑफ ऑल d ऑर्बिटल्स आर सेम, एनर्जी ऑफ ऑल d ऑर्बिटल्स आर सेम, सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, एनर्जी ऑफ ऑल d ऑर्बिटल्स आर सेम, एंड इट इज known as degenerated orbitals are degenerated axis, it is known as degenerated axis। अगली बात यहां पे एक ध्यान रखनी है, तो it has 2 nodal planes। तो इसमें कंडीशन आ जाएगी, अब तो कंडीशन के हिसाब से लिख देते हैं। इन केस ऑफ dxy, dxz, dyz and dx²y², in case of dxy, dxz, dyz and dx²y² orbitals have 2 nodal planes, दो नोडल प्लेन होते हैं, किसमें dxy, dxz, dyz, dx²y², मतलब ऑल फर्स्ट 4 में, ठीक है। 2 नोडल प्लेन्स, टोटल कितने हो गए डी के पास नोडल प्लेन? टोटल नोडल प्लेन हो जाएगा, कभी नंबर पूछ लिया तो ध्यान रखेंगे, टोटल नोडल प्लेन्स आर 8, dz², नो एनी नोडल प्लेन, इसका कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, नो एनी नोडल प्लेन। तो d² ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। d² नो एनी नोडल प्लेन, d² का कोई भी नोडल प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो p के केस में सभी ऑर्बिटल के पास एक एक नोडल प्लेन था, और d में पहले 4 जो d ऑर्बिटल हैं एक्सेप्ट d² को छोड़कर सभी में 2 नोडल प्लेन्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन d² में कोई नोडल प्लेन नहीं रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, इसमें टोटल जो अकोमोडेशन होगा d में, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, ओके। इसमें 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स के शेप में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना है। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स,
एफ ऑर्बिटल्स के शेप में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप, ट्रिपल डंबल शेप, कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप, जटिल या त्रिडंबल की आकृति वाला होता है, कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप। नंबर 2, 7 एक्सिस। Number 3, each axis have 3 nodal plane, each axis have 3 nodal plane, हर एक्सिस का तीन नोडल प्लेन होगा। each axis have 3 nodal plane. Energy of all the 7 axes are same, energy of all 7 axes are सेम, सभी 7 एक्सिस की एनर्जी सेम होगी। मतलब एस को छोड़ करके सभी जो ऑर्बिटल हैं पी, डी और एफ, ऑल ऑफ देम आर डीजेनरेटेड, इनिशियली कंसीडर्ड एज डीजेनरेटेड। ठीक है, तो पी को, एस को छोड़ करके सभी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजेनरेटेड है, ये बात ध्यान रखना है। तो एनर्जी ऑफ ऑल द 7 एक्सिस आर सेम और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, कुल इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 14। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप, 7 एक्सिस, ईच एक्सिस हैव 3 नोडल प्लेन्स, energy of all the 7 axes are same, it is known as degenerated axis and maximum electron carrying capacity is 14. तो it is about the shape of orbitals, ये हमने बात किया shape of orbitals के बारे में। ठीक है, अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द सेकंड टॉपिक इज क्वांटम नंबर। द मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर, है ना, दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कॉमन एग्जाम्पल के बारे में हम लोग करते रहते हैं उसको करेंगे। उसके बाद बहुत सारे इन पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इवन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को भी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। मतलब वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको हमें बहुत अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करना, बाकी सब कुछ भी करना है, क्योंकि कभी वेरिएट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उन टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोर-बरी ने 2n स्क्वायर रूल दिया था, है ना। 2n स्क्वायर रूल वाज गिवन बाय बोर-बरी फॉर distribution of electron in the orbitals. Now how to distribute electron in the orbitals? Orbit में distribute करने के लिए 2n square rule था, this was given by बोर-बरी। अब इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुल 3 डिफरेंट रूल्स हैं, है ना। 3 डिफरेंट रूल्स के बेस पर हम काम करेंगे। नंबर 1, पहला उसमें से जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज अफबाउस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अफबाउस प्रिंसिपल के बारे में। अफबाउस प्रिंसिपल, हिंदी में ऐसा कहेंगे अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउस प्रिंसिपल। तो अफबाउ जो है वो जर्मन भाषा का, जर्मन लैंग्वेज का एक टर्म है। इट इज अ जर्मन टर्म एंड इट्स मीनिंग इज बिल्डिंग अप। मतलब बिल्डिंग अप मतलब ऊपर की ओर चलना, ऊपर की ओर बढ़ना, है ना, बिल्डिंग अप। ठीक, तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, अफबाउ इज जर्मन, इन जर्मन ऐसा लिख दीजिए, इन जर्मन द वर्ड अफबाउ, द वर्ड अफबाउ
साइंटिस्ट के नाम जैसा लगता है इसलिए क्लासिफाई करना जरूरी है। द वर्ड अबाउ मीन्स बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप मतलब ऊपर की ओर बढ़ना या ऊपर की ओर चलना, है ना, बिल्डिंग अप। और जर्मन भाषा का शब्द है अफबाउ, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट, अब आ जाते हैं इसके रूल पर। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, the filling of electron in the orbitals is due to increasing order of energy, is due to increasing order of energy. The filling of electron in the orbitals is due to increasing order of energy, मतलब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा, है ना। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ, फर्स्ट ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। तो दिस इज द अफबाउस प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, इसको n+l रूल भी कहते हैं, n+l रूल भी कहते हैं क्वांटम नंबर के बेस पे, लेकिन वो बात हम लोग तब करेंगे जब मैं आपको क्वांटम नंबर कराऊंगा, है ना, वहां पे भी मैं आपको इसको ब्रीफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिस ऑर्बिटल के लिए एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंट्री करेगा। और एक सीक्वेंस ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, है ना। आपके बुक में एक स्टेयर बना हुआ है, तो आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको आप ऐसा ध्यान रख लीजिए, कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, या तो करना ही पड़ेगा, है ना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, यहां तक आ गए, 4p 5s 4d 5p 4d 5p 4d के बाद 4d 4d के बाद 4p 5s 4d 5p 4f 4f 5d 4f 4f के बाद 5d 6p और 7s। तो यहां तक ऑनवर्ड्स आगे भी है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मेनली जो 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन है वो d ऑर्बिटल 3d से बन जाएगा, और आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग पीरियोडिक टेबल से सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा हमको। हाउ टू सिंप्लीफाई द कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम लोग पीरियोडिक टेबल से उसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, क्योंकि 100, 112, 118 वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से नहीं बना पाओगे। टेक्स टाइम ऑल्सो, बहुत टाइम भी लेगा ये, है ना। तो पहले तो हमको 30 तक के लिए मास्टर होना है, उसके बाद फिर आगे बात करना है। ओके, तो अफबाउस प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ मिनिमम एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इज अफबाउस प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं जरा
s के पास कुल टोटल ऑर्बिटल कितने? एक, टोटल बॉक्स 1. the orbitals are designated are denoted by box or circle. ऑर्बिटल को बॉक्स या सर्कल से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय द एरो, और इलेक्ट्रॉन को हम एरो से डिनोट करते हैं. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 2. ओके, p के पास टोटल एक्सिस 3, दैट इज px, py and pz. The maximum electron carrying capacity is 6 and d having total axis is 5. Okay, dxy, dxz, xz, dyz, dx square, y square and dz square. Total electron is 10, and for f the number of orbitals are 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 14 है. ओके, तो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स. s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में 6, d में 10 और f में 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन f ऑर्बिटल्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है. ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट रूल हो गया. अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के सेकंड रूल पर. तो सेकंड रूल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन इज हंट्स रूल. सेकंड रूल आएगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो है हंट्स रूल. और हंट्स रूल या हंट्स रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी. फॉर द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी. इट मींस फॉर p orbitals, for d orbitals, for f orbitals. The filling of electron in p orbital, d orbital and f orbital के लिए जरूरत पड़ेगी हंट्स रूल की. ठीक, तो what is about the हंट्स रूल? तो पहले इसको समझ लेते हैं. अब देखो, तो filling of electron in the degenerated orbitals, it means p, d and f. For filling of electron in degenerated orbitals, filling of electron in degenerated orbitals, it means s, p and p, d and f, not for s. okay, तो p, d and f. तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? उन ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें various number of orbitals, different number of orbitals are there with same energy. पहली बात. अब दूसरी बात देखो, जैसे p के पास 3 ऑर्बिटल है और आपको पता है अभी कि ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है. इसमें इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 6. और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं. ठीक, अब अगर मैथमेटिकली हम देखें, मान लीजिए मेरे पास कभी 4 इलेक्ट्रॉन है p में, है ना? दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz. अब अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 एंड ऑर्बिटल्स आर 3, एंड मैथमेटिकली मुझे ये बात पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं. तो 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो 2 ऑर्बिटल में 4 आ सकते हैं. ठीक है, दिस इज द distribution of electron. But according to Hund's rule, this is not a correct distribution of electron. Hund's rule के according ये distribution correct नहीं है, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है. आप ऐसा समझ लो कि एक पेरेंट्स हैं, एक माता पिता है, उनके 3 बच्चे हैं, और अगर वो पहले दोनों बच्चों को 2-2 लाख रुपए दे दें और तीसरे वाले बच्चे को कुछ भी ना दें, तो क्या कंडीशन होगी आप समझ सकते हैं ना. It is very dangerous. So the distribution is like this. The distribution is like this, and it is a possible distribution. dx, px, y, px for px, py and pz. So the distribution is like this: 1, 1, 1, and then pairing start. Pairing start and अभी आगे आएगा तो मिलेगा उस बेस पर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और उसको कुछ भी न मिले. इट इज नॉट अ
good distribution. So the distribution is according to 1 1 1 and then pairing will takes place. So according to Hund's rule, in the orbitals of same energy, the pairing of electron will not takes place. In the orbital of same energy, the pairing of electron will not takes place until all the available orbitals are singly occupied. इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा के सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे, तब युग्म बनना शुरू होगा, देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. तो सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी, देन स्टार्ट द पेयरिंग, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी. तो दिस इज द हंट्स रूल. अब इसको हम लोग लिखते हैं. तो राइट हंट्स रूल. Pairing of electron will not takes place. Pairing of electron will not takes place. Pairing of electron will not takes place until all the available pairing of electron will not takes place until all the available orbitals are singly filled. All the available orbitals are singly filled. जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तब पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. ओके, तो इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग. इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट takes place until all the available orbitals are singly occupied or singly filled. तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है हंट्स रूल, है ना. अब उसके बाद हंट्स रूल के बाद कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो तीसरा रूल हमको चाहिए, द थर्ड रूल फॉर कॉन्फ़िगरेशन इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. तो थर्ड रूल जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. और देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन वो कभी भी सेम स्पिन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मतलब अगर सिंपली बोलूं मैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट अ रूल. दिस इज नॉट द रूल. द रूल इज इन वन ऑर्बिटल और वेयर टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देन इट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. जब भी दो इलेक्ट्रॉन साथ साथ होंगे तो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा. नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन. दो इलेक्ट्रॉन कभी भी समान चक्रण में उपस्थित नहीं होते हैं या नहीं रहते हैं. ऐसा भी कहते हैं इसको हम लोग कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती है, क्योंकि उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी. तो इट इज जस्टिफाइड एट द टाइम ऑफ क्वांटम नंबर. तो बात कर लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए. नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव exist. No two electron can have exist in same spin, or
same quantum state, same spin or same quantum state, सेम स्पिन और सेम क्वांटम स्टेट। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है, या उनके चक्रण की दिशा कभी भी समान नहीं होती है। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट। दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम क्वांटम स्टेट या सेम स्पिन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिन, सॉरी, इसको हम कहते हैं पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो दिस इज द थ्री प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमनली आपको कहां तक का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है? 30, 1 to 30, 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक के सबके कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब पीरियोडिसिटी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप आराम से सेकंड्स में बना लेंगे, है ना। तो द फर्स्ट, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान क्या रखना है? अबाउट प्रिंसिपल ध्यान रखना है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये सीक्वेंसेस हमको ध्यान रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है s की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 2, p की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 6, d की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 10। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वन ऑफ देम इज क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में जाएंगे जो डीजेनरेसी शो करते हैं, दैट इज p, d and f, then pairing will takes place only after singly occupy the electron। जब इलेक्ट्रॉन एक एक सभी ऑर्बिटल में चले जाएंगे तभी आपको पेयरिंग करना है। तो दिस इज द थ्री रूल्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और फर्स्ट स्टेयर है आपका 1s। तो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। हाउ इट इज in the orbital? That 1s orbital is there, 1s1. Helium, second element is helium, 1s2. How to design? 1s2. Okay, third element is lithium, 1s2, 2s1. Now 1s2, 2s1. Third element is, fourth element is beryllium. Configuration is 1s2, 2s2 for beryllium, 1s2 and 2s2 for beryllium. Okay, the fifth element is boron. अब बोरॉन को ध्यान से देखेंगे, 1s2, 2s2 दोनों फिल हो गया, दोनों की कैपेसिटी फुल है। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज 2p1, 2p1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2px1 भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो नाउ 1s2, 2s2 and 2p having 3 orbital, 2px, 2py and 2pz, the electron in 2px. okay, बोरॉन के बाद कार्बन, so 1s2, 2s2, 2p2 is the configuration of carbon। तो इसको ऐसे लिख दे, 1s2, 2s2 and 2p2, 1s2, 2s2 and 2p2। ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट मीन्स कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट विच रिक्वायर द हंट्स रूल। कार्बन वो पहला एलिमेंट है जिसके लिए हंट्स रूल की आपको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप ऐसा 2p2 ऐसा नहीं लिख सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इट मीन्स व्हाट इज टू डू, 2p2 तो px1 py1, px1 py1। नाउ नाइट्रोजन 7, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, तो दिस इज 1s2, 2s2, 2p3। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2 and 2p3 एंड ऑल p हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। सभी p में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज 1s2, 2s2, 2p4। सो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। अब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, 1, 2, 3 and 4। ओके,
तो 2p4 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आगे बात करते हैं। 2p4 ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5। p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6, तो 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1, ओके 2p5, ओके। नियॉन 10, नियॉन इज 10, तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6। इन केस ऑफ नियॉन इट इज 2p6। तो नियॉन के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और ये 2p6 हो गया। इन केस ऑफ नियॉन इट इज 2p6, ओके। नाउ सोडियम 11, तो देखो अब 11 में 2p6 पूरा फिल हो गया है, तो क्या आएगा, 3s1 इज देयर, तो शॉर्टकट भी जा सकते हैं। बट जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं वो अपने एग्जाम में शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे देखो सीख सकते हैं इस बात को। तो 2p6 पे क्या हुआ, नियॉन इज कंप्लीटेड इन 2p6, तो मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूं, नियॉन और उसके बाद कौन सा लेबल आ रहा है, 3s, नियॉन 3s1। बट क्या इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, क्लास 11th का बच्चा अपने एग्जाम में इस तरीके से शॉर्टकट नहीं बना सकता, उसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो लाइक 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 पूरा, है ना। बट हम लोग इसको ऐसे सीख सकते हैं। मैग्नीशियम 12, तो नाउ नियॉन कोर 3s2, नियॉन कोर 3s2 इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो नाउ एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा फिर, देखो नियॉन कोर 3s2 3p, 3s के फिल होने के बाद आएगा 3p, 3s के बाद 3p, 3p1, सिलिकॉन, नियॉन कोर 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3p5 और 3s2 3p6 इन द केस ऑफ आर्गन। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3s2 3p6। और आपको एक बार पूरा नॉर्मल ऐसा भी ड्रॉ करना है, पूरा 1s2 2s2 से आपको बना के लाना है, लेकिन शॉर्टकट भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो हम इतने लंबे कॉन्फ़िगरेशन पर ना जा करके शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर्गन तक। अब आर्गन के बाद हम बात करते हैं आगे फिर से। आर्गन के बाद बात करेंगे पोटाशियम 19। तो पोटाशियम 19 देखिए आर्गन से सीधे भी ले सकते थे हम, लेकिन अभी जरूरत है तो फिर से एक बार चलते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद कौन सा लेबल आएगा, द 4s लेबल इज देयर, तो 4s1। बुक में कभी कभी आप ऐसा देखोगे 3d 4p 3d 4s 3d 4s, तो 3d इसलिए पहले ले लेते हैं क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट में आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनर्जी द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे 3d 4s, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है। अब आई बारी आई कैल्शियम की, कैल्शियम 20। द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 इज द कैल्शियम 20। अब 4s पे फिल होने के बाद स्कैंडियम 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो हियर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल का पहला मेंबर है। स्कैंडियम इज द फर्स्ट
मेंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, स्कैंडियम डी ऑर्बिटल का पहला मेंबर है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर डी ऑर्बिटल में पहुंचता है तो डी ऑर्बिटल का जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या चीजें आ सकती है वहां पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है डी ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन सभी टॉपिक पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। और अगर फिनिश हो गया तो अगले लेक्चर में ही क्वांटम नंबर स्टार्ट कर लेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।